Hello everyone, this is the 7th lecture on structure of atom. As you know, in previous lecture we have discussed quantum numbers, and we know that quantum numbers are the set of 4 numbers which give the complete information about the electrons present in the atoms. So one of the information that we get from the quantum numbers is shape of orbitals, and shape of orbital can be known with the help of azimuthal quantum number. As you know, azimuthal quantum number L may have value 1, 2, 3 and so on. So if the value of L is 0, then which subshell is it? It is S subshell. If it is 1, then it is P subshell. If the value of L is 2, then it is D subshell, and if the value of L is 3, then it is F subshell. Now the orbitals of different subshells have different shapes. So this is the thing that you have to remember कि हमको azimuthal quantum number से सबशेल के बारे में पता चलता है कि कौन सी सबशेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, और दूसरी चीज मुझे शेप के बारे में पता चलता है कि जिस ऑर्बिटल में वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उस ऑर्बिटल का शेप कैसे होगा. अब ऑर्बिटल का शेप किस पे डिपेंड करता है? सबशेल पे डिपेंड करता है. मतलब ये कि एस सबशेल की जो ऑर्बिटल्स होंगी उनका शेप अलग होगा, पी सबशेल की ऑर्बिटल्स का शेप अलग होगा, डी सबशेल की ऑर्बिटल्स का शेप अलग होगा और एफ का शेप अलग होगा. तो उसमें जितनी भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, चाहे वो एस में ऑर्बिटल्स हैं, चाहे पी में हैं, चाहे डी में हैं, चाहे एफ में हैं, उनमें जितनी भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उनका शेप डिपेंड करता है कि वो कौन से सबशेल की ऑर्बिटल्स हैं, इस बात पर. नाउ हाउ कैन वी फाइंड आउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स? हमको ऑर्बिटल्स का शेप कैसे पता चलेगा? So we can know this with the help of definition of orbital. Orbital is the space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum. Nucleus के अराउंड जो स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल. तो हम अगर प्रोबेबिलिटी का पता कर लें कि न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी पोजीशन पे किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उससे हम किसी भी ऑर्बिटल के शेप के बारे में पता कर सकते हैं. लेट्स सी. तो जैसे कि अगर हम साई स्क्वायर, एज यू नो साई स्क्वायर विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट any position, and this is r. r is the distance from the nucleus. So if we talk about s subshell, तो s subshell की जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है, इट इज लाइक दिस. सो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी होती है किसमें? एस सबशेल में. मतलब जैसे जैसे आप न्यूक्लियस के एकदम क्लोज जाओगे तो प्रोबेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की वो 0 है. देन इट कीप्स इंक्रीजिंग एंड उसके बाद एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी. तो इतनी डिस्टेंस पे आर की वैल्यू जब इतनी होगी तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो होगी इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की वो मैक्सिमम होगी. नाउ अगेन इट कीप्स डिक्रीजिंग एंड इट बिकम्स 0. देन अगेन इट इंक्रीजेज एंड बिकम्स मैक्सिमम. फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी. तो यहाँ से हमको एस सबशेल के बारे में पता चलता है व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इन एस सबशेल. तो एस सबशेल की जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से होती है. नाउ वी हैव ऑब्जर्व दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन. मतलब अगर आप इस डिस्टेंस पे चले जाओ, अगर ये पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आप न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी देखिए तो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सेम होती है. उसी तरीके से एस सबशेल के इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे सेम होगी. तो इसका मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक सिमेट्रिकल शेप बन रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी सेम है. एंड दिस शेप कैसा शेप है? दिस शेप इज स्फेरिकल. ये एक स्फेरिकल शेप होगा क्योंकि चारों तरफ एक जैसा शेप कौन सा होता है? चारों तरफ से एक जैसा शेप, हर तरफ से जो एक जैसा शेप होता है दैट इज स्फेयर. तो इसका मतलब क्या हुआ? द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा? एक स्फेरिकल शेप होगा. सो रिमेंबर, शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स is spherical. It is spherical. Remember, shape of s orbitals is spherical. So suppose this is the nucleus. Now first we will get s orbital. Now this is the
orbital of first shell, so it will be called 1s orbital. 1s means the first shell and s orbital of first shell, क्योंकि फर्स्ट शेल में आपको पता है एक ही ऑर्बिटल होती है और वो s सब शेल की ऑर्बिटल होती है. नाउ द सेकंड शेल will have one more orbital, that is 2s. तो सेकंड शेल में तो p की भी ऑर्बिटल्स होती हैं, s की भी होती हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिटल्स ऑफ f सबशेल. तो s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होगी, तो एक ऑर्बिटल s सबशेल में 1s में होगी, एक ऑर्बिटल 2s में होगी. तो ये 1s की ऑर्बिटल होगी, ये 2s की ऑर्बिटल होगी. नाउ सपोज दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एस सबशेल, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, तो एस सबशेल की जो ऑर्बिटल होगी, सपोज ये उसका डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, देन इस डिस्टेंस पे, और इसके बीच में आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0. नाउ द स्पेस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0 इज नोन एज नोड. मतलब वो स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है आपको, या वो पॉइंट जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, उसको हम नोडल पॉइंट्स भी बोलते हैं. सो द पॉइंट एट विच द probability of finding an electron is 0 is known as nodal point, or the space in which the probability of finding an electron is called node. So this is the node. There is a node between the 1s and 2s orbital. So this is the space in which probability of finding an electron is 0. Similarly, there will be 3s subshell. So in 3s, between 3s and 2s there will be one more node in which the probability of finding an electron is 0. दो ऑर्बिटल्स के बीच में हमेशा एक नोड होगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. नाउ द शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स इज नोन, s ऑर्बिटल का जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल. नाउ द नेक्स्ट इज ऑर्बिटल्स ऑफ p. सो इफ वी टॉक अबाउट p ऑर्बिटल्स, what we have observed is that the probability of finding an electron of p orbitals is same on the two opposite sides of the nucleus. Suppose this is your nucleus, so the probability of finding an electron is same in two different lobes. This is one lobe, this is other lobe. So probability of finding an electron is same in two opposite sides of nucleus in two lobes. तो ये जो प्रोबेबिलिटी होगी, मान लीजिए यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, तो इस तरफ और इस तरफ, न्यूक्लियस के दोनों तरफ जो प्रोबेबिलिटी होगी किसी भी p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, p ऑर्बिटल मतलब p सबशेल की जो ऑर्बिटल्स होंगी, और p सबशेल में आपको पता है एक p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होती हैं. तो यहाँ पे क्या है, इन 3 ऑर्बिटल्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, न्यूक्लियस के दोनों तरफ क्या होती है, सेम होती है. सपोज दिस इज px ऑर्बिटल. px क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस के अराउंड है. तो आप देख सकते हो इधर प्रोबेबिलिटी है, इधर प्रोबेबिलिटी है, दोनों तरफ सेम प्रोबेबिलिटी है. सो व्हाट शेप डज इट गिव, इट गिव्स अ डम्बल शेप. सो द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स इज डम्बल शेप. सो डम्बल शेप, p orbitals have dumbbell shape. Now this is the px orbital. Similarly there will be py orbital, that will be like this in this direction. So this is py orbital, so this is py, and the third one is pz. So the pz, so this is your x-axis. So because it is along x-axis it is called px, it is along y-axis it is py, and this third orbital it will be along z-axis, so it will be called pz. So you can see the shape of p orbitals is डम्बल शेप. तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई होगी. और ये कैसे पता चलता है हमको, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी होती है वो न्यूक्लियस के दोनों तरफ, दो अपोजिट साइड में, मान लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस है हमारे पास, तो न्यूक्लियस के इस तरफ और न्यूक्लियस के इस तरफ, दो डिफरेंट लोब्स में प्रोबेबिलिटी जो होती है p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की वो सेम होती है. तो इसका मतलब अगर दोनों तरफ दो लोब्स में सेम है तो हमको कुछ इस तरीके का शेप मिलता है, दैट इज डम्बल शेप. और यहाँ से हमको p ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में पता चला. तो हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं, आपको पता है किसी भी सबशेल में. सो वन इज कॉल्ड px, py and pz. You can see this axis of these 3 p orbitals is perpendicular to each other. px, py और pz तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है. The third is the shape of d orbital. So
there are 5 d orbitals. You know that there are 5 d orbitals, 5 d orbitals होते हैं. One is called dxy, then dyz, then dzx, then dx square minus y square, and then dz square. So the shape of d orbitals is complex, like suppose this is x-axis, this is y-axis, and this is z-axis. The shape of dxy orbital is like this. So this is on xy plane. Remember, the dxy orbital will be on the xy plane. Similarly, dyz, another one is dyz. So dyz orbital will be in the yz plane. So this is x-axis, this is y-axis. So this is xy plane. So this will be yz plane, like this. So this is yz plane. So in yz plane there will be dyz orbital, and then dxz or dzx ऑर्बिटल. तो dzx ऑर्बिटल जो होगी वो कौन से प्लेन में होगी? दैट विल बी ऑन xz प्लेन. तो x एक्सिस आपको पता है इधर है, z एक्सिस ऐसे में होगी, तो इस प्लेन पे जो होगी, इस प्लेन पे होगी हमारी dxz ऑर्बिटल. तो आपको इतना ध्यान रखना है कि ये 3 ऑर्बिटल्स होंगी. देन देयर आर 2 मोर ऑर्बिटल्स. वन इज dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल होगी, this is present in the intersection of x and y axis. Now and dz square has different shape. बाकी चारों का तो सेम शेप होता है. It has different shape. It is like this. It is called donut shape. So इसका शेप कैसा होता है? डोनट शेप होता है dz स्क्वायर ऑर्बिटल का. So क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो, s ऑर्बिटल का सबसे सिंपल शेप है, दैट इज स्फेरिकल. देन p ऑर्बिटल्स का डम्बल शेप होगा. देन d ऑर्बिटल्स का जो शेप होगा, d ऑर्बिटल्स का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप होता है. जनरली जो शुरू के ऑर्बिटल्स होते हैं उनका कैसा शेप होता है? xy, yz, xz एंड x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दे आर लाइक डबल डम्बल शेप. बट इफ यू टॉक अबाउट dz स्क्वायर, इट इज नोन एज डोनट शेप. तो कुछ इस तरीके का इसका शेप होता है. दिस इज कॉल्ड डोनट शेप. सो देयर आर दीज 5 d orbitals and f orbitals. We will not discuss here the shape of f orbitals because they have very complex shape. So this is all about the shapes of orbitals. The next topic of the chapter is electronic configuration, or you can say how do we fill the electrons in different orbitals. So you have to remember 3 rules because electronic configuration takes place on the basis of these 3 rules. Means filling of electrons in different orbitals is according to these 3 rules. The first rule is called Aufbau principle. The second is Pauli's exclusion principle, and then third is Hund's rule of maximum multiplicity. So before understanding it, you know that there are different shells. तो आपको पता है different shells होंगी और उनमें डिफरेंट सब शेल होंगी. तो एक एक चीज पहले आप क्लियर कर लीजिए. सबसे पहले आपके पास फर्स्ट शेल होगी. तो फर्स्ट शेल में आपको पता है फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होती है, वो एस होती है. तो उसको हम डिनोट करते हैं 1s से, क्योंकि हम अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इसी तरीके से करने वाले हैं. फिर अगर हम बात करें सेकंड शेल की, तो सेकंड शेल में 2 ऑर्बिटल्स होती हैं या 2 सब शेल्स होती हैं एक्चुअली, 2s एंड 2p. तो क्योंकि वो सेकंड है तो उसके जो नंबर होगा उस पर लिखेंगे हम, और साथ में कौन सी सब शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. देन अगर हम थर्ड की बात करें, 3s, 3p और 3d, ये आपको पता है. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट शेल में p या d या f नहीं होती है. फर्स्ट शेल में केवल s होती है. सेकंड शेल में s और p दोनों सब शेल होती हैं. थर्ड में s, p और d तीनों होती हैं. और फोर्थ में 4s, क्योंकि फोर्थ शेल होगी तो उसको हम कहेंगे 4s, फिर 4p, फिर 4d, देन फोर्थ में f भी होती है. तो 4s, 4p, 4d एंड 4f. देन उसी तरीके से 5s, 5p, 5d, 5f, उसके बाद 5g वगैरह भी होते हैं, लेकिन हमको उनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी तक हम इतने एलिमेंट्स को जानते ही नहीं है कि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फर्दर किसी और सबशेल में भी प्रेजेंट हों. तो हम फिलहाल इतने ही सबशेल के बारे में बात करेंगे. देन 6s, 6p, 6d एंड सो ऑन, देन 7s, 7p एंड सो ऑन, इसी तरीके से. तो आप देख सकते हो s सबशेल. तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट सबशेल है, देन उसकी s सबशेल है और उसमें एक ही ऑर्बिटल है.
उसी तरीके से 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होगी, 3s में भी एक ही ऑर्बिटल होगी, 4s में भी एक ही ऑर्बिटल होगी। लेकिन p 2p में 3 ऑर्बिटल्स होंगी, 3p में 3 ऑर्बिटल्स होंगी, 4p में 3 ऑर्बिटल्स, 5p में 3 ऑर्बिटल्स, तो p में 3 ऑर्बिटल्स होंगी, d में 3d में 5 ऑर्बिटल्स होंगी। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हम जो डिफरेंट शेल्स हैं उनमें ऑर्बिटल्स को प्लेस करते हैं। तो फर्स्ट शेल में आपको पता है केवल एक ही ऑर्बिटल होगी, सेकंड शेल में एक इसकी ऑर्बिटल और 3 इसकी ऑर्बिटल, थर्ड शेल में एक इसकी ऑर्बिटल, 3 p की ऑर्बिटल और 5 d की ऑर्बिटल, टोटल 9 ऑर्बिटल्स हो गई। उसी तरीके से फोर्थ शेल में 1 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल्स एंड 7 ऑर्बिटल्स। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई, 1 + 3 4 + 5 9 + 7 दैट इज 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगी। तो इतना आपको ऑलरेडी पता है, इतना हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब ये 3 रूल्स क्या हैं, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हाउ डू वी प्लेस द इलेक्ट्रॉन्स, हाउ डू वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। सो अबव प्रिंसिपल सेज दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो अबव प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है कि इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो मतलब जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी उसमें सबसे पहले, देन उसके बाद जिसकी एनर्जी होगी, देन उसके बाद जिसकी एनर्जी होगी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी नो विच ऑर्बिटल हैज़ हाई एनर्जी एंड विच हैज़ मिनिमम और लोअर एनर्जी। तो हमको एनर्जी के बारे में कैसे पता चलता है, तो अबव प्रिंसिपल से हमको ये सब कुछ पता चल जाता है। आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हमको अरेंज करना है, मतलब सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं जिसकी सबसे कम एनर्जी होगी, उसके बाद उससे ज़्यादा जिसकी होगी उसमें फिल करेंगे, फिर जिसकी उससे ज़्यादा होगी उसमें फिल करेंगे। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलिंग चलती रहेगी। और हमको कैसे पता चलता है कि किस ऑर्बिटल की सबसे ज़्यादा एनर्जी या किस ऑर्बिटल की कम एनर्जी है, इट इज़ फ्रॉम द वैल्यू ऑफ n। तो आपको ये ध्यान रखना है द वैल्यू ऑफ n एंड नॉट ओनली n, क्योंकि l की वैल्यू पे भी डिपेंड करता है। तो द वैल्यू ऑफ n + l, तो ये ध्यान रखना है जिस ऑर्बिटल के लिए n + l की वैल्यू सबसे कम होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और कुछ ऑर्बिटल्स ऐसी होती हैं, कुछ सबशेल्स ऐसी होती हैं जिनमें n + l की वैल्यू इक्वल होती है। तो इफ n + l अगर इक्वल होंगी तो फिर n की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी और n की वैल्यू जिसमें कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो आपको पता है n क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ शेल, और l की वैल्यू क्या बताती है आपको, ऑर्बिटल। आपको पता है s ऑर्बिटल के लिए जो l की वैल्यू होती है वो 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब अगर हम n और l, n + l की वैल्यू देखें तो 1s के लिए n + l की वैल्यू, n की वैल्यू 1 है ऑलरेडी, और s के लिए आपको पता है l की वैल्यू 0 होती है। तो 1 + 0 ये हो जाएगा 1। उसी तरीके से 2s के लिए 2 + 0 दैट इज 2, 2 + 1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू 1 होगी, तो ये ध्यान रखिए। तो 2 n की वैल्यू हो गई इसके लिए और l की वैल्यू 1 हो गई दैट इज 3। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 3s के लिए, तो 3 + 0 दैट इज 3, 3 + 1, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3 और s के लिए 0, ये आप ध्यान रखिए। तो 3 + 1 4, p के लिए और d के लिए है 2, तो 3 + 2 दैट इज 5। उसी तरीके से आप फटाफट ऐड करते रहिए, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7। सिमिलरली दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8, दिस इज 6 + 0 दैट इज 6, 6 + 1 7, 6 + 2 8 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में पता कर सकते हो। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे कम एनर्जी किसकी होती है, जिसके लिए n + l की वैल्यू सबसे कम होती है। तो आप देख सकते हो सबसे पहले सबसे कम किसकी है, इसकी, क्योंकि n + l की वैल्यू 1 है। तो सबसे पहले कैसे फिल करना है, इसको फिल करना है आपको सबसे पहले। तो इस ऑर्डर में आप जाइए जिस तरफ एरो है, फिर उसके बाद किसको फिल करना है, यहाँ पे देखिए फिर जिसके लिए 2 है तो 2 किसके लिए, इसके लिए, अब ये फिल होगा। उसके बाद कौन फिल होगा, 3। अब यहाँ पे देखिए 3s के लिए भी वैल्यू 3 है और 2p के लिए भी n + l की वैल्यू 3 है। तो इसमें कम एनर्जी किसकी होगी, जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसका मतलब पहले इसको फिल करना है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है और इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको बाद में फिल करना है। तो ये हो गई फिलिंग। फिर इस तरीके से, फिर
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2p और 3s की सेम थी, उसी तरीके से 3p और 4s दोनों की एनर्जी सेम है, तो दोनों की एनर्जी सेम है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसको पहले फिल करेंगे, पहले हम 3p को फिल करेंगे, क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू 3 और यहाँ पे 4 है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए 3d 4p और 5s तीनों की एनर्जी सेम है, तो सबसे पहले किसको फिल करेंगे, 3d को फिल करेंगे, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू सबसे कम इसमें है। फिर 4p को फिल करेंगे, देखिए इन पे n प्लस l की वैल्यू सबके लिए सेम है, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि सबसे कम n की वैल्यू इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है, तो फिलिंग कैसे होगी, जैसे p है फिर s है, 3d 4p 5s, क्योंकि 3d की सबसे कम एनर्जी होगी, फिर 4p फिर 5s, और इसी तरीके से आप चेक करते जाइए, 4p 5d देन 6p एंड 7s, सबके लिए 7 7 7 आ रहा है, लेकिन n की वैल्यू सबसे कम इसके लिए, तो सबसे पहले ये फिल होगा, फिर ये, फिर ये और फिर ये। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं, एक्सेप्शंस की डिस्कशन हम बाद में करेंगे। तो अब आपको पता चल गया कि कौन से सबशेल को हम पहले फिल करेंगे। तो अबॉव प्रिंसिपल का ये काम है कि वो आपको ये बताता है कि कौन से सबशेल को हम सबसे पहले फिल करेंगे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इन बाकी के दो रूल्स का क्या काम है। तो द नेक्स्ट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये तो हमें बता दिया गया कि कौन सी सबशेल को हम पहले फिल करेंगे, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि कौन से सबशेल में या कौन सी ऑर्बिटल में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। सो इट इज गिवन विद द हेल्प ऑफ पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसको समझिए पहले। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट no two electrons can have same set of quantum numbers। दो इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता है। सो whenever there are electrons present in an atom, so no two electrons of an atom can have same set of quantum numbers। तो ये लाइन आप याद रखिए कि दो इलेक्ट्रॉन का, जो सेम एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकता। मतलब चार क्वांटम नंबर्स जो होते हैं किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, वो दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते हैं। मतलब एक नंबर सेम हो सकता है, दो नंबर सेम हो सकते हैं, तीन नंबर्स भी सेम हो सकते हैं, बट चारों नंबर सेम नहीं हो सकते हैं। तो जरा देखिए कि इसकी हेल्प से मुझे क्या मिलता है और मैं और क्या कह सकता हूं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो आपको पता है, अगर n की वैल्यू मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू क्या डिनोट करती है, शेल। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो सेम शेल में है। l की वैल्यू क्या डिनोट करती है, l की वैल्यू डिनोट करती है सब शेल। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स की n की वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो सेम शेल में है, और अगर उनके l की वैल्यू भी सेम है, इसका मतलब वो सेम सब शेल में भी है। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ m इज सेम, m की वैल्यू से क्या पता चलता है कि कौन से ऑर्बिटल में है, तो m की वैल्यू क्या बताती है, ऑर्बिटल के बारे में। तो अगर n की वैल्यू सेम है दो इलेक्ट्रॉन्स की, l की भी वैल्यू सेम है और m की भी वैल्यू सेम है, इसका मतलब वो सेम शेल में तो है ही, सेम शेल की सेम सब शेल में और सेम सब शेल की सेम ऑर्बिटल में। नाउ s की अब दो ही वैल्यूज पॉसिबल हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। तो मतलब n की वैल्यू दोनों की सेम है, l की सेम है और m की वैल्यू भी सेम है, तो s की वैल्यू दोनों की सेम तो हो नहीं सकती। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, माइनस हाफ होगी और दूसरे की प्लस हाफ होगी। तो अगर एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो उनके s की वैल्यू अलग अलग होगी, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। अगर तीन इलेक्ट्रॉन हुए एक ऑर्बिटल में तो देखते हैं, अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं तो ऑब्वियसली उनके n की वैल्यू, l की वैल्यू और m की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि वो सेम शेल की सेम सब शेल और सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली सेम ऑर्बिटल है तो शेल और सब शेल तो सेम होगा ही, तो n, l और m की वैल्यू तीनों सेम होगी। तो s की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन के लिए s की वैल्यू हो जाएगी प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगी माइनस हाफ। अब तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए या तो प्लस हाफ होगी या फिर माइनस हाफ होगी, क्योंकि इसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और अगर प्लस हाफ या माइनस हाफ में से कोई भी वैल्यू हुई तो इसका मतलब उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो प्लस हाफ हो गया, दूसरे के लिए माइनस हाफ, तो तीसरे में इन दोनों से कुछ होगा, तो इसका मतलब फिर दो इलेक्ट्रॉन्स का तो क्वांटम नंबर सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्बिटल में कभी भी दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते, क्योंकि अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आया तो फिर दो इलेक्ट्रॉन्स के जो क्वांटम नंबर्स होंगे, चारों के चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे हो जाएंगे। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि
the maximum number of electrons that is possible in an orbital is 2. There cannot be more than 2 electrons in an orbital. तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से हमको ये कंक्लूजन मिला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें 1s, तो फर्स्ट शेल में क्योंकि 1s है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर हम 2s पे आते हैं तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर 2p पे आते हैं तो 2p में, क्योंकि आपको पता है p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगी, आपको ये चीज़ पता है। तो आपको पता है एक ऑर्बिटल में अब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। तो आपको ध्यान रखना है p सबशेल में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीके से अगर हम 3s की बात करें तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 3d में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 10, क्योंकि 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। 2 इज मैक्सिमम, तो 1 भी हो सकता है किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, 0 भी हो सकते हैं, बस 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो आपको पता है पहले इसको फिल करना है, फिर 2s को फिल करना है, फिर 2p को फिल करना है। जब ये कंप्लीटली फिल हो जाएगी तब आगे बढ़ते रहना है। तो ये तो अबव प्रिंसिपल कहता था कि कैसे फिल करना है और कितने इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में फिल करने हैं, ये बताता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नाउ द थर्ड थिंग, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसका क्या काम है? अब हमको ये पता चल गया कि किस ऑर्बिटल को पहले फिल करना है, किस सबशेल को पहले फिल करना है, और ये भी पता चल गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में फिल करने हैं। तो अब हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का यूज क्या है, क्या मतलब होता है इसका? तो देखिए हमको यहाँ पे 2 चीजें पता चल गई कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे फिल करने हैं हमको। तो अगर एक पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, अगर हमको ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। तो 8 जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स फिल करूं तो कैसे करूंगा? तो इसकी पहले 1s ऑर्बिटल होगी, फिर उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, यहाँ पे देखते रहिए आप, फिर 2p में, फिर तो 2p में आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होंगी, फिर 3s में लेकिन हमारे पास 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दिए, 2 इसमें फिल कर दिए, 4 सबसे पहले इसको फिल करेंगे, फिर इसको फिल करेंगे, 4 ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और हैं। तो अब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल कर सकते हैं? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल कर दें या फिर 2 इसमें कर दें, या फिर हम एक काम करते हैं, पहले तीनों इलेक्ट्रॉन्स, तीनों ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर अभी एक बच जाता है तो किसी में भी 1 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन सब की एनर्जी सेम होती है। किसी भी सबशेल में जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, 2p में 2px, 2py, 2pz, तीनों की एनर्जी सेम होगी। उसी तरीके से 3d की बात करें तो xy, yz, zx, x² - y² और z², पांचों की पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी। तो इन पांचों ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उसी तरीके से इन तीनों ऑर्बिटल्स को हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर दोज विच हैव सेम एनर्जी और विच आर सिमेट्रिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स। तो सिमेट्रिकल होती हैं ऑल एस्पेक्ट्स में। तो अगर हम बात करें इस तरीके से तो अगेन हमारे पास कंफ्यूजन है कि हम इस तरीके से करें या फिर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फिल करें। सो दिस इज सेड बाय हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है? लिसन केयरफुली। ये कहता है कि इफ वी आर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, no orbital can have 2 electrons until each orbital has 1 electron। तो आपको ध्यान रखना है, आप तब तक 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी में भी फिल नहीं कर सकते हो जब तक एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन ना आ गए। हर एक ऑर्बिटल में 1-1 इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये कब करना है? जब हम सेम एनर्जी की बात कर रहे हैं। क्योंकि 2p आप इससे कंपेयर नहीं करोगे कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनकी तो एनर्जी कम है, इसकी ज़्यादा है। हम बात कर रहे हैं उन ऑर्बिटल्स की जिनकी सेम एनर्जी है। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। तो ये क्या कहता है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये कहता है कि अगर हम उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं, बाकी की प्रॉब्लम्स तो पहले वाले रूल्स ने खत्म कर दी, लेकिन ये एक प्रॉब्लम हमारे पास अभी आई है, इसको क्लियर करता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं ऑर्बिटल्स में, कौन से ऑर्बिटल्स में? जिनकी सेम एनर्जी है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 4, क्योंकि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप 3
ऑर्बिटल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो? तो ये बताता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कि आप 2 इलेक्ट्रॉन्स तब तक किसी भी ऑर्बिटल में नहीं फिल कर सकते हो जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो पहले आपको पता है कि वैसे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स तो 4 ही हैं। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आपको फिल करना पड़ेगा, और जब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तब आप किसी में 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन्स किसी में भी पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये कहता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अगर आप ऐसे करते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, तो ये गलत है। कौन कहता है? हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अगर सेम एनर्जी की ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करनी है, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं, और उसके अलावा हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर आपको ये रूल्स पता हैं तो आपको एक्सेप्शंस भी समझ में आ जाएंगे। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, पहले उनको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हमारे पास एक्सेप्शंस हैं। सो देयर आर अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर एक्सेप्शनल बिहेवियर लाइक क्रोमियम। सो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 and 4s1. Atomic number of chromium is 24. Similarly, copper 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 and 4s2. Actual में अगर हम rules follow करें, so according to rules, what should be the electronic configuration? It should be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 and s2. क्यों? क्योंकि 3d आपको पता है 3 और d के लिए 2, ये 5 हो जाती है वैल्यू, और 4s 4 प्लस s के लिए 0 होती है 4। तो ये पहले कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, उसके बाद 3d फिल होना चाहिए। तो एक्चुअल में तो ये होना चाहिए, लेकिन होता क्या है? होना ये चाहिए और होता है 3d5 और 4s1। एंड सिमिलरली पहले ये फिल होना चाहिए, यहाँ पे पहले 4s फिल होना चाहिए, फिर 3d फिल होना चाहिए, क्योंकि n प्लस l की वैल्यू इसके लिए कम है, इसके लिए ज़्यादा है। तो इट शुड बी 4s2 and 3d9. But what is the reality? Reality is 3d10 and 4s1. Now the question comes, why do these elements behave exceptionally? Why do they have exceptional electronic configuration? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये एक्सेप्शंस हैं हमारे पास कुछ, बट अगेन वी हैव द रीज़न फॉर दोज एक्सेप्शन। हमारे पास उस एक्सेप्शन का भी रीज़न है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द एक्सेप्शनल बिहेवियर। तो आपको मैंने बताया था द रीज़न फॉर द बिहेवियर ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ द सर्च ऑफ स्टेबिलिटी। हर एलिमेंट को, हर एटम को क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए। तो ऑब्वियसली जिस तरीके से, जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उस पर्टिकुलर एटम को स्टेबिलिटी मिलेगी, वो उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाएगा, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका होगा। बाकी उसको तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी या फिर ऑब्बा प्रिंसिपल के बारे में कुछ पता होगा नहीं, तो वो तो वही चीज़ फॉलो करेगा जिससे उसको स्टेबिलिटी मिलती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। अब क्वेश्चन यही आता है कि ऐसा क्यों है। नाउ देयर आर 2 मेन रीजंस फॉर दिस। वन इज सिमेट्री। आप देख सकते हो सिमेट्री, यू कैन सी द सिमेट्री सेज दैट कंप्लीटली फिल्ड इफ द ऑर्बिटल्स आर completely filled or exactly half filled. Remember this, if the orbitals are completely filled or exactly half filled, then they are highly stable. जो completely filled अगर orbitals होंगी तो एटम क्या होगा? बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। या फिर exactly half filled orbitals होंगी तो भी एटम बहुत स्टेबल होगा। तो या तो ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हों या फिर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हों। तो यहाँ पे देखिए, इससे पहले तो कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे भी इससे पहले सब कंप्लीटली फिल्ड है। देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसमें? इसमें। तो अगर इसमें 3d4 होता, तो मान लेते हैं 3d ऑर्बिटल्स हैं, तो 3d में आपको पता है 5 ऑर्बिटल्स होती हैं। तो ये जो 5 ऑर्बिटल्स होंगी, दीज आर 3d ऑर्बिटल्स, एंड देन 3d के बाद 4s ऑर्बिटल आती है। 4s में तो एक ही ऑर्बिटल होती है। तो अगर हम इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1 2 3 4 5 एंड देन 1 हियर, सो दिस इज एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उससे जो एटम होगा ज़्यादा सिमेट्रिकल उसका शेप होगा, और ज़्यादा सिमेट्रिकल शेप जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, आपको ऑलरेडी पता है। तो सिमेट्री की वजह से कंप्लीटली फिल्ड
electronic configuration is most stable than exactly half filled इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर यहाँ पे 3d4 और 4s2 होता, इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, तो ये कम स्टेबल होगा बल्कि ये ज़्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली 3d10 एंड 4s1, सो 3d10 इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड एंड इट इज़ एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो अगेन 3d10 एंड 4s1, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वैसे ही हो रहा है। अगर ये 3d9 और 4s2 होता तो ये तो कम्प्लीटली फिल्ड होता, बट इट इज़ नॉट एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नीदर कम्प्लीटली फिल्ड। ये एग्जैक्टली हाफ फिल्ड भी नहीं है। एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने का मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर सबशेल में हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो गया एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। तो यहाँ पे तो 4 में तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज नीदर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड नॉर कंप्लीटली फिल्ड। तो इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दिस इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू दिस। सो दिस इज द रीजन फॉर द एक्सेप्शनल बिहेवियर। ओके, सो सिमेट्री एंड देन सेकेंड वन इज transition energy. Now the question is, what is transition energy? Generally, when the electrons are present in the orbitals of same energy, let's talk about the orbitals of 3D. So if the electrons are present in the orbitals of 3D, they jump from one orbital to other. तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 3D ऑर्बिटल्स के, वो एक ऑर्बिटल से दूसरे में जंप कर जाते हैं। मतलब जैसे जो XY ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन, वो XY से YZ में या YZ से ZX में या ZX से x² - y² में यहाँ पे जंप करते हैं। एंड व्हाइल डूइंग दिस दे लूज द एनर्जी, उस समय ये एनर्जी लूज करते हैं। तो जितनी ज़्यादा ये जंप्स करेंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज़ करेंगे, और जंप्स ज़्यादा कब करेंगे, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 3D में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा वो एनर्जी लूज़ करेंगे। और आपको पता है एनर्जी जितनी कम होती है एटम की, एटम्स उतने ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ट्रांजिशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी एटम्स उतने स्टेबल होंगे। और ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा कब होगी, जब 3D में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 4 की बजाय 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ पे 9 की बजाय 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा हो। तो ट्रांजिशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो एटम जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सो देयरफॉर दीज टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर more stable as compared to the conventional electronic configuration. Now let's see how do we write the electronic configuration. तो ये चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, डजेंट मैटर कि कौन सी फिल पहले होती है, कौन सी ऑर्बिटल्स फिल ऑर्डर में लिखोगे। 3 की 3s, 3p, 3d, भले ही 4s पहले फिल हो जाएगी। हाँ, अगर 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप 3d को स्किप कर सकते हो। 4s के बाद 3d लिखने की जरूरत नहीं है, 3d को आप पहले ही लिखिए, भले ही फिल उसने बाद में होना है 4s के। तो पहले 1s की ऑर्बिटल्स, फिर 2s, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3d, भले ही फिल नहीं होगी 3d लिखिए। हाँ, 0 है तो तब लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ देयर इज वन मोर वे, यू नो दैट दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। तो ये नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ तक आपको पता है क्योंकि यहाँ तक 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। सो यू कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, Ar, क्योंकि आर्गन तक तो सेम रहेगा, अगर 18 के बाद जितने भी होंगे आर्गन तक तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, Ar, देन 3d 5 4s1। Similarly, it can be represented as Ar 3d10 4s1. Like sodium. So what is the electronic configuration of sodium? 11, that is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So it can be represented as neon, and then this is the electronic configuration of neon, and then 3s1. So hope you have understood everything about electronic configuration. If you have any queries, you can ask your questions in the comment box. In next lecture, we will discuss the numerical problems related to this chapter. Thank you very much.